हेलो बच्चों, वेलकम टू बिंदास स्टडी। तो बच्चों, कल के क्लास में हम लोग यहाँ तक पढ़े थे। अब आज के क्लास में हम लोग फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये क्लास का लेक्चर 2 है। फर्स्ट हम लोग कवर कर लिए, ये लेक्चर 2 है। तो स्टार्ट करते हैं। रेडियो कार्बन विधि। तिथि निर्धारण की यह काम भौतिक शास्त्री कहते हैं। जो रेडियो कार्बन विधि है वो तिथि निर्धारण का काम जो होता है उसको भौतिक शास्त्री करते हैं, मतलब भौतिक शास्त्री करते हैं। सारी वस्तुओं में एक प्रकार का रेडियोधर्मी पदार्थ होता है जो कार्बन 14 कहलाता है। रेडियोधर्मी ये वो पदार्थ होते हैं जिनमें से निश्चित दर में छोटे छोटे कण निकलते हैं। जब मनुष्य, पशु या पौधा जिंदा होता है तब के जिस मात्रा में वायुमंडल से कार्बन 14 लेते हैं उसी मात्रा में रेडियोधर्मिता के कारण मरने के बाद उसे खो देते हैं। मतलब जो पशु कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो वही जो रेडियोधर्मिता है वो मरने के बाद, मतलब कार्बन 14 वायुमंडल का जो कार्बन 14 है वो मरने के बाद हम लोग इसको खो देते हैं। जब कोई मर जाता है तो तब वह वायुमंडल से कोई कार्बन 14 नहीं लेता। मतलब कोई एक मनुष्य है जो मर जाता है तो मर ही जाएगा, तो वायुमंडल से कार्बन 14 कैसे लेगा? तो वो नहीं लेता है। यद्यपि वह इससे एक निश्चित दर पर खोदता रहता है। भौतिक शास्त्री इसी निश्चित कार्बन 14 की मात्रा का पता लगाकर उस जीव की आयु निश्चित करते हैं। भौतिक शास्त्री जो होता है वो इसी कार्बन 40 का पता लगाकर और उस जीव का निश्चित जो आयु होता है उसका तय करते हैं। मतलब ये इंसान कितना तक जिएगा उसका निश्चित डेट तय करते हैं। समय, जो उसका निश्चित समय होता है। तिथियों का मतलब यहाँ क्या हुआ है? प्राचीन काल, एक सेकंड, अब क्लियर दिख रहा होगा। प्राचीन काल में हमारे देश में तिथियों की गणना विक्रम संवत और शक संवत के आधार पर होती थी, लेकिन अब पूरे विश्व में एक मानक के रूप में स्थित तिथियों की गणना मुख्यतः ईसा धर्म पूर्वोत्तर के ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। हम लोग का जो जन्म का जो ये है तिथि है वो ईसा मसीह के जन्म के तर्ज पर की जाती है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले और ईसा मसीह के जन्म के बाद ऐसा कुछ करके हम लोग इस तिथि को जानते हैं। इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसमें ईसा मसीह के जीवन का 0 वर्ष माना जाता है। जो ईसा मसीह के जीवन का 0 वर्ष है उनको वो माना जाता है। उनके जन्म के पूर्व की सभी तिथियों के अंग्रेजी में BC, जो ईसा मसीह का जन्म होता है उनके जो इंग्लिश वर्ड अंग्रेजी का जो तिथियों जो डेट है, तिथियाँ यहाँ पर डेट का बात कर रहा है, तारीख जो होता है उसके बारे में, उसको अंग्रेजी में BC यानी बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। और हिंदी में ईपू मतलब ईसा पूर्व, अर्थात ईसा पूर्व लिखते हैं। इस प्रकार ई की शुरुआत उनके जन्म के वर्ष से है। तो आपसे कोई पूछेगा कि ई का शुरुआत कब से है, तो ई का शुरुआत ईसा मसीह के जन्म से पहले का है। ई की शुरुआत उनके जन्म के वर्ष जन्म के वर्ष के है। जैसे यदि कहीं 2009 यानी AD एनो डोमिनी लिखा देखते हैं तो इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के बाद के 2009 वर्ष से हैं। मतलब ईसा मसीह अगर कहीं भी 2009 लिखा है, 10 लिखा है, 12, 13 जो भी साल हैं, इसमें जो AD लिखा होता है तो ईसा मसीह के मतलब 9009 तक, मतलब 2009 तक ईसा मसीह के जन्म के बाद, मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद 2009 से ये वर्ष गिना जाता है। इस प्रकार यदि वही 2000 मतलब 2500 ईस्वी लिखा हुआ मिलता है तो इसका अर्थ ईसा मसीह के जन्म के 2025 यानी 2500 वर्ष पहले
का समय मतलब अगर कहीं भी ईसा मसीह का अर्थ ईपुस में लिखा मिलता है तो इसका मतलब ये है कि ईसा मसीह के जन्म से 2500 वर्ष पहले का जन्म के समय का ये डेट है। तिथि निर्धारण को इस ग्राफ से समझा जा सकता है। देखिए यहाँ पर आपको क्लियर समझ में आएगा। देखिए ये है, यहाँ से 0 है, इधर से 100 500 स्टार्ट हो रहा है, 1500 2000 2010 ऐसे स्टार्ट हुआ। यहाँ से 100 500 1000 10,000 50,000 ऐसे स्टार्ट हुआ। तो देखिए इधर से जब है तो आफ्टर, इधर से जब है तो ईसा मसीह के जन्म के बाद, और ये जो है ईसा मसीह के जन्म से पहले। यहाँ पर देखिए लिखा है उनके जन्म से, यदि उनके जन्म के बाद लिखा जाता है तो उनके जन्म के बाद ये आ जाएगा 2000 100 500 1000 1500 ऐसे 2000 2002 3 4 इस तरह से। तो ईसा मसीह के जन्म के बाद हम लोग 2100 से 2000 के जो स्पीड चल रहा है, दौर चल रहा है उसमें, और ईसा मसीह के जन्म से पहले उसको 120 यहाँ पर BC से लेंगे, बिफोर क्राइस्ट। यहाँ AD, अगर AD होगा तो समझिए कि ईसा मसीह के जन्म के बाद, और BC होगा जो ईसा मसीह के जन्म से पहले। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग चलते हैं। भौगोलिक पृष्ठभूमि। प्राचीन काल से लेकर अब तक के भारत के इतिहास को समझने के लिए सर्वप्रथम उसकी भौगोलिक रूपरेखा की जानकारी आवश्यक है। भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जाता है। भौगोलिक जो दृष्टि है मतलब भूगोल जिसको हम लोग बोल सकते हैं, उसके तत्पर से, उसके ये से रूपरेखा से हम लोग जो भारत को मुख्यतः 4 भागों में बांट सकते हैं, मतलब बांटे हैं। तो पहला देखते हैं चारों को लाइन बाय लाइन, 1 बाय 1 देख के। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, जो उत्तर का पहला है, उत्तर का पर्वतीय मतलब पर्वत वाला देश जो है उसको पर्वतीय प्रदेश कहा जा रहा है, जो तराई के जंगलों से प्रारंभ होकर हिमालय के शिखर तक फैले हुए हैं। इसमें कश्मीर, कांगड़ा, कमायू तथा सिक्किम के प्रदेश सम्मिलित हैं। जो उत्तर के पर्वतीय प्रदेश है उसमें जो कह रहा है कि हिमालय के शिखर तक फैला हुआ है, तराई के जंगल से हिमालय के शिखर तक फैला हुआ है। इनमें से कश्मीर, कांगड़ा, कुमायूं तथा सिक्किम के प्रदेश सम्मिलित हैं। ठीक। दूसरा है उत्तर का मैदान, जो अपनी उपजाऊ भूमि और अधिक पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। जो उत्तर का मैदान है वो अपनी उपजाऊ भूमि मतलब उपजाऊ जमीन जो होता है उसके लिए और पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। इसमें से सिंधु, गंगा, यमुना और सहायक नदियों से सिंचाई का काम होता है। यह देश का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। ये जो देश का है वो सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ से हम लोग का मतलब सिंचाई का काम जो भी होता है, सिंचाई का पैदावार जो भी हम लोग रोपण वगैरह इस देश में, इस इलाके में ज़्यादा होता है। उत्तर के मैदान का जो इलाका है जो उपजाऊ के भूमि से जाना जाता है, यहाँ पर उपजाऊ मतलब ज़्यादा होता है, पैदावार ज़्यादा होता है। पैदावार में उपजाऊ मीन्स जैसे कि हम लोग जैसे किसी चीज़ का रोपण करते हैं, गेहूँ, चावल, ये सब वगैरह, इस सब का। तीसरा है दक्षिण के पठार के अंतर्गत उत्तर में नर्मदा एवं ताप्ती नदी बहती है। इस भाग में विंध्य तथा सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत के पृथक करती है। इसमें जो है नर्मदा और ताप्ती नदी बहती है। दक्षिण पठार के अंतर्गत जो होता है नर्मदा और ताप्ती नदी बहती है, 2 नदियाँ बहती हैं, और इसमें विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियाँ हैं जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से पृथक करती है। चौथा है सुदूर दक्षिण के मैदान में गोदावरी, कृष्णा और तथा कावेरी के उपजाऊ डेल्टा वाले प्रदेश मिले हैं। सुदूर दक्षिण के अंदर जो है गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के उपजाऊ डेल्टा वाले प्रदेश मिले हैं। तो ये यहाँ तक हम लोग कवर कर लिए हैं। इसके नेक्स्ट वाले पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए भारतीय उप महाद्वीप पे यहाँ मैप में दर्शाया गया है। भारतीय उपमहाद्वीपों
के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत श्रृंखला भारतीय उपमहाद्वीपों को पश्चिम तथा मध्य एशिया से अलग करते हैं। जो भारतीय उपमहाद्वीप हैं वो पश्चिम तथा मध्य एशिया से अलग करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि भारतीय उपमहाद्वीप की उत्तरी सीमा पर स्थित जो पर्वत श्रृंखला है वो भारतीय पश्चिम को मतलब भारतीय जो उपमहाद्वीप हैं उनको मध्य एशिया से अलग करते हैं। लेकिन इन पर्वत ने अनेक दरे मतलब यहाँ देखिए लिखा है रास्ता, जो दरे होता है उसको रास्ता कहते हैं हिंदी में, हैं जैसे खाबर बोलन और गोमल दरा। इन दरों के माध्यम से भारत का संपर्क अफगानिस्तान तथा ईरान से बना रहता है। जो रास्ते हैं जो दरे हैं इनके माध्यम से अफगानिस्तान और ईरान के रास्ता भारत के संपर्क में बना रहता है, मतलब जुड़ा है वो चीज़। दरे पहाड़ियों के बीच के संकीर्ण रास्ते होते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ही मेहरगढ़ जैसे स्थान है जहां लगभग 6000 ईस्वी पूर्व में लोग ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया। तो देखिए अगर आपसे कोई पूछेगा कि सबसे पहले जौ और गेहूं का उपजना कहाँ आरंभ हुआ था, तो मेहरगढ़ जैसे स्थान जहाँ लगभग 6000 पहले, तो मेहरगढ़ उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ही मेहरगढ़ है, वहाँ पे एक मेहरगढ़ है और वहाँ पर लगभग 6000 साल पहले गेहूं और जौ का उपज हुआ था। तो सबसे पहले गेहूं और जौ का उपज मेहरगढ़ में हुआ था जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ही है। भेड़ बकरी तथा गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया गया था। वहीं पर भेड़ बकरी जो था गाय बैल भैंस जो भी था उसको पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया गया था। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ही सिंधु एवं इसकी सहायक नदियाँ बहती हैं। जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र है इसी क्षेत्र में सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ बहती हैं। इसके बारे में हम लोग और आगे चलेंगे कि सिंधु नदी का सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। इसके बारे में हम एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे और वो अपलोड करेंगे कि सिंधु नदी के सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं और वो कहाँ बहती हैं। सहायक नदियाँ आगे चलकर एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 यहाँ पर कोष्ट में लिखा हुआ है 2500 ईस्वी पूर्व साल से पहले इन्हीं नदियों के किनारे नगरीय सभ्यता का विकास हुआ था। मतलब 4700 वर्ष पहले इन्हीं नदियों के किनारे जो सहायक नदियां हैं इन्हीं नदियों के किनारे नगरीय सभ्यता का विकास हुआ था, मतलब डेवलप्ड हुआ था। उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्व में गारो खासी जयंतिया मिसमी और नागा पहाड़ी हैं। उपमहाद्वीप के पूर्व में ही गारो खासी जयंतिया मिसमी और नागा पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों के नाम पर ही यहाँ के आदिवासी मानव समूह की पहचान है। मतलब इसी पहाड़ियों के नाम से वहाँ के जो आदिवासी मानव उनका पहचान हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप के बीच विंध्य पर्वत विभाजक रेखा है। जो भारतीय उपमहाद्वीप है उनके बीच विंध्य पर्वत विभाजक रेखा है जो मतलब विंध्य पर्वत को विभाजक रेखा है। विंध्य के दक्षिण में ब्रह्मगिरी, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, विंध्य के दक्षिण में ब्रह्मगिरी स्थल पर लगभग 30,000 साल पहले लोगों ने महापाषाणी संस्कृति का निर्माण किया। तो आपसे पूछेगा कि महापाषाणी संस्कृति का निर्माण कहाँ हुआ था, ब्रह्मगिरी, और कब हुआ था, तो 3000 साल पहले। कहाँ पर, विंध्य के दक्षिण में ब्रह्मगिरी स्थल पर लगभग 3000 साल पहले लोगों ने महापाषाणी संस्कृति का निर्माण किया था। महापाषाणी संस्कृति में मृतक को दफनाकर उसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर गाड़ दिए जाते थे। जो महापाषाणी संस्कृति में है इसका मतलब होता है कि जो मृतक हैं उसको दफनाकर वो उसको मतलब गड्ढे में और बड़े बड़े पत्थरों से गाड़ दिए जाते थे
और उसको उसी में दफना दिया जाता था, जैसे कि बड़े बड़े पत्थरों के साथ गाड़ के और उसको उसमें दफना दिया जाता था। यही महाप्राचीन संस्कृत में का मतलब है कि इसमें क्या होता था। तो ये देखिए, व्यापारिक मार्ग एवं कृषि स्थल को दर्शाता भारत का मानचित्र। तो ये मेरे बुक में उतना क्लियर शायद आपको नहीं दिखेगा, जूम करके आपको दिखा देते हैं। तो देखिए, ये कुछ आपका मैप है, इसमें क्लियर लिखा हुआ नहीं है। जो आपके बुक में होगा तो उससे आप समझ लीजिएगा कि क्या क्या, मतलब कुछ पहाड़ियाँ का नाम लिखा हुआ है और इसमें क्या क्या है उस बारे में। व्यापारिक मार्ग लिखा हुआ है पश्चिम एशिया, ऐसा कुछ दक्षिण पूर्व एशिया, मतलब इसमें व्यापारी से कैसे लोग आते थे उसके बारे में दर्शाया गया है। तो आपके बुक में जैसे दिया होगा तो उससे क्लियर समझ में आपको आ जाएगा, तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा। नदियाँ बहती हैं। विंध्य पहाड़ी के उत्तर में स्थित कोल्डिहवा एवं चोपानी मांडो ऐसे स्थल हैं जहाँ सबसे पहले चावल धान उपजाया जाता था। तो देखिए, सबसे पहले जो चावल धान उपजाया जाता था वो कोल्डिहवा और चोपानी मांडो ऐसे स्थल हैं, जो मतलब दो स्थल हैं। जो पहला है कोल्डिहवा, दूसरा चोपानी मांडो, जहाँ पहला बार चावल उपजाया जाता था। तो कहाँ स्थित है? उत्तर में स्थित है, विंध्य के पहाड़ी के उत्तर में स्थित है। तो जो विंध्य पहाड़ियाँ हैं उनके उत्तर में स्थित है ये दो स्थल, जिसको कोल्डिहवा और चौपानी मांडो ऐसे स्थल हैं जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया जाता था। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट ही है। उत्तर भारत में बहने वाली नदी गंगा के दक्षिण का क्षेत्र प्राचीन काल के मगध नाम से जाना जाता था। जो उत्तर भारत में बहने वाला गंगा नदी था उसको दक्षिण के क्षेत्र में प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। यहाँ के शासक बहुत ही शक्तिशाली थे और इन्होंने यहाँ एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। बिल्कुल, यहाँ के जो मतलब ये ऐसा कहानी था कि मतलब एक कहानी है कि यहाँ कहा जाता है कि मगध का सबसे शक्तिशाली वहाँ का साम्राज्य जो होता था, विशाल साम्राज्य होता था वहाँ पे। और वहाँ के जो शासक होते थे, जो राजा होते थे, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते थे। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी जो टॉपिक है उसको हम लोग थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है तो इसको कवर कर लेते हैं। इसके अंदर हम लोग पूरा डिटेल में आगे जो आएगा नेक्स्ट चैप्टर उसमें हम लोग पढ़ते जाएंगे। भौगोलिक रूपरेखा के इस विवरण से स्पष्ट है कि इस उपमहाद्वीप में यद्यपि अलग अलग क्षेत्रों में लोग अपने अपने ढंग से मानव समाज का निर्माण कर रहे थे, परंतु ये कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं रहे। ये लोग उच्च पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के जोखिम उठाकर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की यात्रा करते थे और उपयोगी वस्तुओं को विनिमय खरीद बिक्री करते थे। जैसे कि अगर पहले के जो लोग थे वो एक जगह से दूसरे जगह अपना मतलब कैसे कहा जाता है कि मतलब तीर्थ करना है, मतलब तीर्थ उन लोग का धाम नहीं था। जैसे कि आते जाते रहते थे एक जगह पर, मतलब उन लोग का बसेरा नहीं रहता था कि हाँ एक ही जगह पर बस केवल रहना है, वहीं पर खाना पीना है। नहीं, उन लोग एक जगह से दूसरे जगह आते जाते थे, उनका यात्रा चलते रहता था। तो वो इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि मतलब कहा जाता है कि एक जगह रहने पर उनका बहुत सारा चीज़ जो होता था वो ख़त्म भी हो जाता था। फिर उनको अपना सामानें जो बेचनी होती थी, खरीदनी होती थी, बिजनेस टाइप जो उन लोग को बेचना होता है, जैसे शुरू करना होता है, कोई चीज़ का इंसान बिजनेस करता है तो एक जगह से दूसरे जगह जाता है जहाँ उन लोग को ज़्यादा फ़ायदा हो। तो ऐसे वैसे जगह पर वो लोग आते जाते रहते थे, उनका यात्रा मतलब स्टार्टिंग रहता था, हमेशा आते जाते रहते थे। तो एक जगह पर कभी नहीं रहते थे कि हाँ एक ही जगह पर हमेशा रहना है। इसके अलावा लोगों को शिक्षा देने के लिए धार्मिक गुरु भी हमेशा भ्रमण करते रहते थे। बिल्कुल, जो शिक्षा देने वाले धार्मिक गुरु थे, जो टीचर होते थे, वो भी इधर से उधर यात्रा करते रहते थे, हमेशा घूमते ही रहते थे कि कहाँ शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो। यहाँ तक कि भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर के लोग भी खैबर बोलन एवं गोमल के रास्ते भारत आते रहते थे। बिल्कुल, वहाँ उपमहाद्वीप के भी लोग जो होते थे वो यहाँ पे
आते रहते थे, हमेशा मतलब आते थे। इस आगमन से हमारी संस्कृति परंपरा समृद्ध हुई। तो इसी के कारण से हमारी संस्कृति जो परंपराएं थी वो समृद्ध होती गईं। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का और लास्ट टॉपिक है, इसको देखते हैं क्या है। सॉरी लाइट कट गया, कोई बात नहीं, दिख तो रहा है, 1 मिनट। क्या है ना कि फ्लैश जला कर और इसको पढ़ाने में थोड़ा लगता है कि हाँ लाइटिंग ज़्यादा हो रहा है तो अच्छा रहता है, ऐसे फिर अच्छा नहीं, मतलब लगता है कि नहीं सही नहीं हो रहा है, तो मोबाइल का फ्लैश जला कर ये करते हैं। तो अभी आप लोग मैनेज कर लीजिएगा वीडियो, क्योंकि थोड़ा लंबा हो गया है इसलिए लाइट ऑफ हो गया मेरा। तो इसे देखते हैं। देश का नाम, देश के बारे में पढ़ना कि देश का नाम कैसे हुआ। हम अपने देश के लिए प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल, इंडिया शब्द इंडस से निकला है। जो इंडिया शब्द है वो इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। और संस्कृत में जो इंडस शब्द है उसको संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस कहा था। इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा जाता। जो पहले के हिंदुस्तान में जो ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को पहले जो इंडस था इसको हिंदोस कहते थे। तो इसी से इंडोस से अथवा हिंदोस से इंडोस कहा था। इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा जाता है। इसी मतलब पूर्व में जो स्थित नदियां हैं उसी के आधार पर इसका इंडिया नाम रखा गया है। फारसी में यही शब्द हिंद एवं हिंदुस्तान जैसे नामों की उत्पत्ति का कारण था। इंडिया जो है वो फारसी में हिंद, फारसी में यही शब्द हिंद, मतलब फारसी में यह शब्द जो था वो हिंद से उत्पत्तित होता था, इसीलिए इसको हिंदुस्तान जैसे नामों को उत्पत्ति किया गया, मतलब नाम रखा गया। कैसे होता है कि एक नाम पे दूसरा नाम रखा जाता है, उत्पत्ति होती है तो उसका नाम रखा जाता है, तो उसी तरह इसका सीक्वेंस से नाम रखा गया है। इसी तरह एक दूसरी मान्यता के अनुसार इस देश का नाम भारत नामक मानव समूह के नाम पर पड़ा जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में रहते थे। देखिए तो यहाँ पर ही रामायण का बात कर रहा है कि रामायण में जो भरत थे राम जी के भाई, उनके नाम पर ही भारत को मतलब नाम पड़ा। जैसे मेरा देश, हम लोग का देश भारत है तो उसका वो भरत के नाम पे पड़ा। जैसे कि राम जी के भाई जो थे भरत, उन्हीं के बेसिस पे भारत देश हम लोग का देश का नाम पड़ा। तो यही बोल रहा है। तो बोल रहा है कि इसका उल्लेख हम लोग त्रिवेद में करेंगे, त्रिवेद में मिलता है। तो इसका हम लोग डिटेलिंग में त्रिवेद में पढ़ेंगे, लगभग जो 1500 वर्ष ईसा पूर्व में मिलता है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे कि कैसे कौन से त्रिवेद में क्या है, और वेद मतलब होते हैं 4, तो कौन से वेद में क्या क्या लिखा हुआ है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसा कैसा इसका उल्लेख किया गया है। बहुत सारे यहाँ पर कविताएं हैं, कवि आते हैं, तो उनके बारे में, धर्म के बारे में ये चीज़ दिया गया है। जैसे अग्नि का जो होता है, इंद्र भगवान, ऐसे ऐसे भगवान का नाम आएगा। तो इसके बारे में हम लोग वेद में पढ़ेंगे, ऋग्वेद में पढ़ेंगे। तो इससे थोड़ा सा समझ दिया गया है कि बने भारत के नाम पर ही भारत देश बना। तो इससे आप समझ जाइएगा कि किसके नाम पर भारत, किनके नाम पे बना था। तो भरत के नाम पे, जो रामायण के भरत थे, मान लीजिए कि जो रामायण के भरत थे उन्हीं के नाम पे भारत बना। अतः प्राप्त स्रोत एवं साजियों के आधार पर आप प्राचीन भारत के इतिहास को आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। तो आगे के अध्याय में आप क्या पढ़ेंगे उनके बारे में दिया गया है। तो प्राचीन काल में भारत में मानव जीवन कैसा था, प्रारंभिक समाज कैसा था, इसका क्रमिक विकास कैसे हुआ, यह सब आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तो अगले अध्याय में आप लोग यही पढ़ेंगे। तो इसका मतलब कि हम लोग का चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसे ही मतलब जो छोटा छोटा टॉपिक होगा जहाँ हमको लगेगा कि आपको बता देना चाहिए, तो मतलब बता देना चाहिए क्या, सबको मतलब पढ़ने का ये होता है। तो छोटा छोटा टॉपिक में भी हम शॉर्ट्स वीडियो बनाएंगे और बुक को कवर करेंगे।
और फिर इसके बाद हम लोग नोट्स से सारे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। तो यहीं तक आज का वीडियो हम लोग रखते हैं। इस सेकंड लेक्चर हम लोग का समाप्त हो गया। तो ये इतिहास का चैप्टर 2 था, तो आज हम लोग इसको ख़त्म कर दिए। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में, ये पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फिर से अगर मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और थोड़ा बहुत इधर उधर का आवाज़ आए तो इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि इंसान मतलब धरती पर रहता है तो थोड़ा दिक्कत होता है कि हाँ साइड से आवाज़ आ रहा है। हम ऐसे तो बहुत मैनेज करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आ ही जाता है, तो इग्नोर कीजिएगा। और अब जो पढ़ाई हम पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, और अपने से कुछ अपने घर पे जाकर पढ़िएगा, पढ़ाई कीजिएगा। तो ठीक है, यह वीडियो को यहीं तक रोकते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। और हाँ, कि कोई भी टॉपिक से आपको दिक्कत होगा तो आप मेरे को पॉइंट्स मेरे को कमेंट में बता सकते हैं कि मैम यहाँ से बता दीजिए, तो मैं फिर से उस टॉपिक को कवर कर दूँगी। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। गुड नाइट।